विविध भारती। बसंत का किसले, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती। नमस्कार श्रोताओं, रंग बसंती कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्रकार प्रतीक जाधव से एक बातचीत। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं प्रतीक जाधव। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रतीक, आपके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या खासियत है जिसकी वजह से आप हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि विविध भारती में भी आप साइकिल से आए हैं या किसी और माध्यम से आए हैं? नहीं, मैं मुंबई से काफ़ी दूर रहता हूँ, 5 घंटे की दूरी पर। हाँ, बिल्कुल। तो अभी तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आया हूँ। अच्छा जी, मेरी साइकिल है जिसका नाम कलावती है। वाह वाह, वो घर पे है। क्या बात है, क्या बात है। अपने सुनने वालों को हम बता दें कि प्रतीक जाधव ने वैसे तो पढ़ाई फाइन आर्ट्स की है, लेकिन प्रतीक ने देश के कोने कोने को अपनी साइकिल के जरिए नापा है। और ये उनकी केवल साइकिल यात्रा नहीं है, बल्कि ये कला प्रवास है। आपने यही नाम दिया है ना अपनी इस यात्रा को? जी, कला प्रवास। प्रतीक, मुझे सबसे पहले तो अपने बचपन के बारे में बताओ। तो मेरा बचपन गया वो मराठवाड़ा जो रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पे गुजरा है। मैं बीड़ करके एक ज़िला है जहाँ साड़िम्बा करके एक बहुत छोटा सा गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, प्राइमरी, तो वहीं से मेरी पढ़ाई हुई गांव में। लेकिन वो सब खेती करना ये सब, उससे मैं काफ़ी जुड़ा हूँ। लेकिन उसके बाद एजुकेशन के लिए मुझे मुंबई आना पड़ा। जे स्कूल ऑफ आर्ट में मेरी पढ़ाई हुई। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कोई आम संस्था नहीं है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कला के प्रति रुझान रहा होगा। ये रुझान कहाँ से शुरू हुआ था? ये बहुत सरप्राइजिंग है कि मेरे गांव में या आसपास के गांव में भी कोई उस समय ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जिसे कला के बारे में कुछ पता हो, या चित्रकला क्या होती है, कला क्षेत्र क्या होता है, कोई आइडिया नहीं था। पता नहीं, मेरे जो पापा के सर्विस बुक हुआ करते थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनके सर्विस बुक हुआ करते थे, मैं उस पे चित्र बनाता था। तो मैं पहला था परिवार में जो ऐसे रेखाएं मारना शुरू किया, चित्र बनाना शुरू किया। उसमें क्या बनाते थे आप? थोड़ा थोड़ा धुंधला सा याद है कि मोर बनाना, लेकिन उसको शरीर आदमी का निकालना। तो वो अब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत ऐसे ये आश्चर्य में पड़ता हूँ कि क्या था उस समय की सोच कि मैं ऐसे बनाता था। कि आधा शरीर आदमी का है, आधा जानवर या बर्ड का है। तो वहाँ मोर होते थे आपके गांव में? आपने देखे थे? हाँ, मेरा जो दादी का गांव था वहाँ बहुत हुआ करते थे। लेकिन कल्पना बहुत ज्यादा थी, जी, है ना? तभी आपने मोर का ढांचा और शरीर इंसान का, इस तरह की परिकल्पनाएं की। जी जी। तो क्या पिताजी ने आपको आगे बढ़ाया? खैर, उनको या किसी को उस समय पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन उनको इतना था कि मैं एकेडमिक्स में काफ़ी बेहतर था। तो 10वीं में मुझे 95 मार्क मिले थे। तो घर वालों को सबको ये विश्वास आ गया था, तो अपना बेटा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे औरंगाबाद भेजा आगे की पढ़ाई के लिए, मेडिकल की जो सीट होती है उसके प्रिपरेशन के लिए। मैं पहली बार एक बड़े शहर में आया था, पहली बार मुझे पता चला कि कोई आर्ट स्कूल होता है। तो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने जब मुझे कोई स्कूल बोले या कॉलेज बोले तो यही पता था कि वहाँ आपको गणित सिखाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे, विज्ञान सिखाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको दिन भर चित्र बनाने हैं, ऐसा कौन सा स्कूल होता है। तो मैंने तो बोला मुझे नहीं डॉक्टर बनना है अभी। सारे मेरे इरादे पलट गए, घर वालों को बताया तो वो सारे सदमे में चले गए कि अरे बेटा डॉक्टर बनने गया था, अब ये क्या नया लेके आया है कि चित्रकार बनना है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने बहुत उन्हें विश्वास दिया कि मैं अगर मुझे जो पसंद है वो करूँगा तो शायद मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा इसमें। तो आखिर वो भी मान गए। प्रतीक, यहाँ जो सबसे पहला विजुअल मुझे समझ में आ रहा है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई के चक्कर में थे, यानी मेडिकल एंट्रेंस की सीईटी की तैयारी, जो बहुत पसीना बहाने वाला काम होता है, उसको छोड़ दिया और कला महाविद्यालय में गए। मुझे ये बताइए कि वहाँ का पहला पहला अनुभव क्या था? ये मेरे लिए बहुत एक रोमांटिक वर्ल्ड था। जैसे हम हैरी पॉटर का मूवी देखते हैं और हम एक सपनों की दुनिया में खो जाते कि ये कैसा एक कॉलेज है जहाँ हमें जाना है, नज़र में भर जाता है कि यार ऐसी इमारत होगी,
मैं वहाँ जाके ये करूँगा। तो वो बहुत सारे सपने मैंने देखे थे, क्योंकि तब मैं काफ़ी किताबें पढ़ी थी जिसमें जे स्कूल ऑफ आर्ट का जिक्र है, जो वहाँ से पढ़े चित्रकार है, शिल्पकार है, उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो वो बहुत एक दिमाग में एक रोमांटिक वर्ल्ड बन गया था जे के बारे में। वहाँ जाने के बाद वो होता ना कि एक बच्चा पहली बार इतनी बड़ी कुछ दुनिया देखता है, तो मेरी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई थी वाह। कि जहाँ देखो वहाँ मूर्तियाँ रखी है, किसी पेड़ के नीचे कोई बच्चा चित्र बना रहा है, कोई मॉडल खड़ा है, उसको देख के सारे बच्चे चित्र बना रहे हैं। तो ये मेरे लिए तो जादुई दुनिया की बराबर ही था। क्या बात है। और पहला पहला कदम आप रख रहे थे सिस्टमेटिक लर्निंग ऑफ आर्ट की तरफ, तो उसमें कितनी कठिनाइयां हुई थी? चित्र बनाना पहले एज अ हॉबी बहुत अलग है, ये मुझे वहाँ जाके पता चला। अब हमें चूँकि उसका पूरा टेक्निकल चीज़ों का अध्ययन करना है, एनाटॉमी क्या होती है। पहली बार मुझे पता चला कि शरीर का ऊपर का पेंटिंग नहीं बनाना है, हमें अंदर का भी स्टडी करना है। आपके शरीर में हड्डियाँ कहाँ से कैसी जुड़ी है, नसें कहाँ से कैसी दौड़ती है, आपके मसल्स कैसे है। तो फिर से मुझे लगा कि मैं मेडिकल स्कूल में आ गया हूँ क्या, क्योंकि एक डॉक्टर हुआ करते थे जो जे में एनाटॉमी पढ़ाने के लिए आते थे। तो उस क्लास में तो हमें पूरा शरीर का पढ़ाया जाता था कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे है। फिर न्यूड स्टडी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये तो बहुत नई बात है कि कोई आपके सामने कपड़े उतार के खड़ा होगा और आपको चित्र बनाना है उस व्यक्ति का या उसका शरीर का अभ्यास करना है। तो पहले जो भी ख्याल हुआ करते थे न्यूड के बारे में, न्यूडिटी के बारे में, वो सारे टूट गए ना वहाँ आके। तो वो बहुत ही प्योर एक स्टडी पर्पज से, और जो भी हमारे न्यूड मॉडल्स भी हुआ करते थे उनके साथ भी इतना एक गहरा रिश्ता हुआ कि हम उनको अम्मा बोलते हैं जो हमारे मॉडल्स है जे में। तो एक माँ बेटे का एक रिश्ता, क्योंकि जो भी बच्चे आते गांव से दूर दूर से आते, और ये सालों साल उन बच्चों को देखते आ रहे हैं कि बच्चे कैसे कठिनाइयों में यहाँ पढ़ने आते हैं। तो वो हर बार उनको बहुत दिलासा देते हैं ये मॉडल्स। तो मॉडल्स का और स्टूडेंट्स का एक अलग रिश्ता है वहाँ पे। तो ये सब अलग ही दुनिया थी जो बाहर के शायद ही लोग उसको कितना समझ पाएंगे, ये कठिन लगता है, लेकिन अलग दुनिया है वो बहुत। बिल्कुल। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एक बहुत अद्भुत दुनिया है। आपके लिए वहाँ एडमिशन कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी? मैंने सीईटी होता है उसका, पूरे भारत से एक बच्चे वो सीईटी के लिए तैयारी करते हैं। कुछ कुछ तो विदेश से भी लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, और इन सब में बहुत चुनिंदा बच्चों को चुन लिया जाता है वहाँ पे। मैंने शिल्पकला में पढ़ाई पूरी की। अच्छा। हाँ, वाह वाह। तो शिल्पकला के लिए साल में सिर्फ 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो इन सब में उन 5 में से आना, और लकीली मैं उन 5 में से पहला था। तो कि मुझे वो बहुत अच्छा महसूस होता है कि देश के इतने बड़े एक जगह में 5 बच्चों में मैं चुन लिया गया हूँ। तो लग रहा था कि मैं शायद कुछ करूँगा अच्छा। तो औरंगाबाद की पढ़ाई जो कला महाविद्यालय की थी वो रंग लाई थी जी। अब साइकिल की कहानी सुनने की ज़रूरत है कि कल कैसे ज़िंदगी में वापस आई। तो जे में जब पढ़ाई हो रही थी, ग्रेजुएशन हो रहा था, एक एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़रूरी भी है। उससे गुजरते हुए कुछ चीज़ें पता चली, बहुत सारा एक नॉलेज का खजाना ही मिला था आर्ट वर्ल्ड का। लेकिन उसमें भी फिर लगने लगा कि कुछ मिस आउट हो रहा है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जे का या एकेडमिक स्ट्रक्चर का कि एटलीस्ट मुझे इंट्रोडक्शन तो हुआ इस दुनिया के बारे में। अब मेरी खुद की परीक्षा थी कि मुझे अब कुछ और ढूंढना है। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि हमारे इंडिया का फोक आर्ट बहुत रीच है। अलग अलग राज्य में, अलग अलग गांव में कहीं कोई अलग तरीके का चित्र बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई क्राफ्ट बनाता है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए कम रिसोर्सेस है आजू बाजू में, मुझे ऐसे लगा। और फिर मैंने तय किया कि अगर उसको जानना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। और एक एडवेंचर का भी होता है ना, मुझे बहुत लगता है कि मेरे अंदर कोई आदि मानव आज भी जिंदा है जिसको वो है खुजली कि मुझे जाके ढूंढना है उस पहाड़ के उस तरफ क्या है, या ये नदी क्रॉस करके उधर जाना है, नई दुनिया की खोज करनी है। तो ये अक्सर मुझे लगता है। तो जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ मैंने तय किया कि मुझे उन गांव में जाके, उन चित्रकारों के घरों में जाके बात करके जानना है कि ये क्या है ये जो बनाते हैं, आदिवासी चित्र हो, लोक कलाएँ हो। तो ना कि सिर्फ किताबों में या इंटरनेट पे। मैं बहुत
इस बात में विश्वास रखता हूँ कि देखो ना, टेक्नोलॉजी कितनी भी आपकी बढ़ी हो, लेकिन आज आप किसी चीज का स्वाद नहीं डाउनलोड कर पाओगे, बिल्कुल, या ना गंध या स्पर्श। टेक्सचर, तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा। इस वजह से ही शायद मैंने सोचा कि मैं यात्रा करूंगा। तो पहले यात्रा आई कि मैंने प्लान किया कि मैं पूरी भारत की यात्रा करूंगा। अभी ग्रेजुएशन हुआ है, फिर से मैं किसी दूसरे क्लासरूम में जाके नहीं बैठूंगा मास्टर के लिए, मैं इस खुले कॉलेज में जाऊंगा, जहां मैं वहां जाके सीखूंगा जो कुछ है। तो यात्रा करना है, ये डिसाइड हुआ पूरा। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी जी। इसमें जाहिर है घूमने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। क्या सोचा था कि ये सब व्यवस्था कैसे होगी? तो पहले तो एक पेपर लिया, पेन लेके बैठा कि चलो मुझे कहाँ कहाँ जाना है, नक्शा तैयार किया उस पूरे जगहों का। फिर मैंने उसमें कौन कौन सी जगह थी, जरा हम भी तो जाने। सारे ही राज्य थे उसमें। अच्छा। लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो उसमें नहीं थे। बिल्कुल अलग अलग गांव थे, कुछ बस्तियां थी जहाँ कुछ लोग अपने घरों में कुछ कुछ करते। जो कुछ मुझे जानकारी थोड़ी बहुत किताबों से मिली, इंटरनेट से मिली, बाद में तो पता चला कि वो बहुत ही कम जानकारी थी। लेकिन मैंने एक कच्चा नक्शा बनाया था, लेकिन फिर टाइम कितना लगेगा वो कैलकुलेट किया, तो पता चला कि इसके लिए मुझे ना 14 महीने लगेंगे। बाप रे। तब लगा था 14 महीने लगेंगे। और खर्चा निकाला, खर्चा बहुत आ रहा था। तो मैं अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है, मेरे पास कहाँ से होगी सेविंग और ये सब। फिर मैंने सोचा यात्रा तो करनी है, कैसे करें। सस्ती यात्रा के तो दो ही ऑप्शन है, एक तो पैदल चलो या फिर साइकिल से चलो। पैदल तो उतनी हिम्मत उस वक्त नहीं थी, शायद आज अगर आप पूछोगे तो मैं निकल जाऊँ पैदल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं साइकिल से यात्रा करूंगा, और इस तरीके से साइकिल वापस जीवन में आ गई। तो साइकिल ले ली एक, फिर पहली बार मैंने साइकिल ली, और उस साइकिल से यात्रा करूंगा सोच के मैं ये कोई सामान्य साइकिल थी या ये यात्रा के लिए कोई स्पेशल साइकिल होती है? यात्रा के लिए स्पेशल साइकिल्स भी होते हैं, लेकिन उस समय मैंने रोड बाइक कैटेगरी में एक साइकिल आती है जी, वो मोटे टायर वाली, छोटे बहुत पतले टायर अच्छा होते वो हैं। बहुत एकदम पतले टायर होते जी। वो भी गलत चॉइस था ऐसे कुछ लोगों का मानना है, लेकिन मैंने पूरे भारत में कच्चे रास्तों से, पक्के रास्तों से, पहाड़ों में वही साइकिल चला ली। जबकि अमूमन ये माना जाता है कि अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करनी है तो टायर थोड़े मोटे होने चाहिए। तो वो रॉन्ग चॉइस थी, आपको बाद में एहसास हुआ या ये ठीक रहा? मेरे लिए ठीक रहा। वो मुझे बहुत मैजिकल भी लगता है, क्योंकि बहुत कच्चे रास्तों में भी मुझे बहुत साथ दिया मेरे साइकिल ने। क्या बात तो है। बाद में तो वो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन मेरा ऐसे एक रिश्ता हुआ था कि ये कोई मेरी साथी है इस यात्रा में, जिसको मैंने फिर नाम भी दिया था, कलावती नाम था उसका। क्या बात तो लग रहा था कि कोई साथ में चल रहा है जो समझता है मेरी ज़रूरतें क्या है, मेरी अड़चनें क्या है। वाह वाह। आपने अपनी इस पूरी यात्रा को, जो आपने भारत के कोने कोने तक की, और इस यात्रा का मकसद था देश के कोने कोने की कलाओं को जानना, समझना और उन कलाकारों को समझना, इसका नाम आपने दिया कला प्रवास। ये नाम कहाँ से आया था? बहुत सिंपल तरीके से सोचा था उस समय कि मैं जो यात्रा कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ। तो मन में ख्याल था कि चलो मैं कला को जानने के लिए प्रवास कर रहा हूँ, तो दोनों को जोड़ के कला प्रवास हुआ। वाह। लेकिन यात्रा खत्म होने तक वो सिर्फ शायद कला प्रवास नहीं रहा, वो बहुत अंदरूनी एक यात्रा रही जी। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ रोड पे बाहर से जर्नी कर रहा हूँ, बहुत मैंने अंदर से यात्रा की है, ऐसे मुझे अब लगता है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप पहली बार निकले अपनी साइकिल लेकर, तो दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स, परिवार वालों की क्या राय थी या आपके बारे में उनका क्या सोचना था? वो दिन अभी भी याद है, 2 अगस्त 2019 को जे स्कूल ऑफ आर्ट से ही मैंने यात्रा शुरू की थी। तो कॉलेज के कैंपस में सारे प्रोफेसर, सारे स्टूडेंट्स, रिश्तेदार, कुछ दोस्त सब इकट्ठा हुए थे। काफी कुछ लोग थे। सबके लिए भी ये काफी एक नया था कि यार ये कैसे कोई साइकिल लेके कैसे निकल रहा है। तो वो सब लोग भी कंफ्यूजन में थे कि क्या होगा आगे। मैं खुद भी कंफ्यूजन में था कि मैं आगे कैसे यात्रा करूंगा, क्या करूंगा, आज रात में कहाँ रुकूंगा, क्या खाऊंगा, कुछ पता नहीं था। वो भी पता नहीं था। बस ये क्लियर था कि मैं निकल रहा हूँ। तो किस दिशा में निकले? तो मैंने पहले प्लान किया था कि मैं महाराष्ट्र से दक्षिण की तरफ जाऊंगा, साउथ में। यहाँ से पुणे
पुणे से फिर कोल्हापुर की तरफ और फिर नीचे एक एक राज्य करते हुए कन्याकुमारी की तरफ। पुणे गया तब पता चला कि 2019 में कोल्हापुर में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, आपको पता है कि पूरा रास्ता पानी के नीचे था। और मैंने ना बहुत प्लानिंग ऐसे किया था कि कुछ 1 महीने का प्लानिंग था कि कौन से शहर में मैं किस व्यक्ति के पास रहूंगा, वो कांटेक्ट दोस्तों से निकाल के, परिचित से निकाल के एक लिस्ट बनाई थी। अचानक से सारा प्लान मेरा वो खराब हो गया। अब मैंने सोचा कि अगर यात्रा कंटिन्यू करना है तो नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। अरे तो बाप रे, पूरा प्लानिंग छोड़ छाड़ के मैं नॉर्थ की तरफ निकल गया। ये मुंबई से पूना तक पहुंचने में कितना वक्त लगा था? 2 दिन की यात्रा थी। 2 दिन लगे। हाँ, एक रात में घाट के आसपास कहीं रुका था, खटाला घाट के पहले, और फिर आगे पूरा घाट ऊपर जाके पुणे में मैं दाखिल हुआ था। वाह। 2 दिन लगे थे। उसके बाद आपने दिशा बदल दी? हाँ, फिर नॉर्थ की तरफ चला गया मैं, लेकिन अब पता नहीं है मुझे कहाँ रुकना है, किसके पास जाना है, कुछ आइडिया नहीं था। मैंने कुछ चीज़ें तय की थी, जैसे मैं कहीं होटल में नहीं रुकूंगा, कहीं भी पैसे दे के मैं नहीं रहूंगा, हो सके उतना लोकल लोगों के घर में ही रहना, क्योंकि अगर आपको लोकल कल्चर जानना है तो आप उनके साथ रहोगे तभी जान पाओगे। होटल में रह के कितना ही पता चलेगा ना वो लोग घर में क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर था कि आज मुझे कौन अपने घर में रखेगा, अनजाने लोगों को कौन घर में रखेगा, ये सवाल तो बहुत था। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि लोग बुला बुला के मुझे घर ले जा रहे। तो 6 महीने मेरे पास टेंट भी था, लेकिन पहले 6 महीने गुजरे तब मैंने पहली बार टेंट लगाया था, जब मैं राजस्थान के ऊपर था। अच्छा, तो पुणे से आप चल पड़े नॉर्थ की तरफ। कौन सा शहर पहले आया? पुणे से बाद में मैं नंदुरबार की तरफ गया था जी। नंदुरबार होते हुए फिर मैं आगे एमपी में दाखिल हुआ, एमपी, गुजरात, राजस्थान, फिर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे करते करते तो मतलब बहुत 2-3 राज्य पार करने के बाद टेंट लगाने की जरूरत महसूस हुई? 6 महीने बाद पहला टेंट ओपन किया गजब। मैंने। वाह वाह। तो उसके पहले बहुत सारे लोगों के घरों में, इतने सारे हमारे यहाँ साधु संप्रदाय है, पंथ है, उन सब के आश्रमों में रहा। नाथपंथी, नागा साधु, अघोरी। कबीरपंथी, अघोरी, सबके यहाँ रहा। तो उनका क्या विचार है, क्या फिलोसॉफी है, वो सब जानने को मिला। इस देश में जितने भी अलग अलग तरीके के लोग हैं ना, कलेक्टर के घर में रहा, बड़े बंगले में रहा, एकदम छोटे झोपड़े में रहा, ऐसे में भी रहा कि ऊपर छत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हम घर इमेजिन कर सकते हैं ना, उन सब में मैं रहा। अच्छा, अनजान लोगों से बात करना, उनसे मदद लेना, ये आपके लिए कितना सहज था या कितना मुश्किल था शुरू शुरू में? एक पहले तो ये परीक्षा थी ईगो की, कभी कुछ मांगा नहीं था किसी से ना। मांगने में बहुत एक हेजिटेशन होता है। पहली बार जब मुझे कोई घर नहीं मिला था या किसी ने बुलाया नहीं था आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो मैंने रैंडम फेसबुक पे एक जिस शहर में मैं पहुंचने वाला था, संगमनेर शहर था, मैं वहाँ पहुंचने वाला था, फेसबुक पे रैंडम संगमनेर सर्च किया, बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल्स आए थे। उसमें से रैंडम किसी का नंबर मिला तो मैंने फ़ोन किया डायरेक्ट कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, मैं साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ और रहने के लिए क्या मुझे आप घर दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो ये बहुत शॉकिंग था कि ऐसे कैसे कोई घर पे बुला सकता है। न देखा न पहचाना, पहली बार बात कर रहे और कहा मैं कोई भी हो सकता हूँ, मैं एक और भी हो सकता हूँ। हाँ। लेकिन नहीं, उन्होंने घर बुलाया, अपने परिवार से मिलवाया, बहुत अच्छा से मेरा ख्याल रखा, 1-2 दिन खिलाया पिलाया और फिर आगे की यात्रा पे मैं निकल गया। एक आदमी कितना विश्वास रख सकता है किसी ऊपर, इसकी क्या हद हो सकती है, ये सारी हदें मुझे इस यात्रा में पता चली। त्रावणकोर में त्रिवेंद्रम हम जिसे कहते वहाँ में था, केरल में। एक आदमी का ऐसे ही मुझे फेसबुक से ही नंबर मिला था, क्योंकि वहाँ कोई परिचित नहीं था मेरा। तो मैंने नंबर निकाल के फ़ोन किया कि आपके शहर में मैं आया हूँ और मैं रहने के लिए घर चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पिछले 6 महीने से शहर में नहीं हूँ, लेकिन तुम चले जाओ मेरे घर, चाबी दरवाजे के इस कोने में यहाँ रखी है, तुम चाबी ले लो, घर खोल लो और रह लो, तुम्हें जब तक रहना है तुम रहो और फिर चले जाना। गजब। मैं वाह 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 वाह। मैंने फोन रखा और मैं था ऐसे कि अरे मेरे साथ अभी ये क्या हुआ। पहले कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले, आप कौन हो, क्या हो, कुछ नहीं हुआ ऐसे। हाँ। उन्होंने पहले ही कॉल पे बोल दिया कि हाँ चाबी ले लो और रहो। गजब। मैं गया उस घर में, मैंने जहाँ चाबी रखी थी चाबी ले ली, घर खोला, मैंने देखा एक बहुत बड़ा घर है, केरल के घर आपको पता होंगे, और बहुत सारे एंटिक्स रखे हैं घरों में। सारी मूर्तियां है, पीतल की मूर्तियां है, पेंटिंग्स है, पूरा भरा घर था, कोई था नहीं उस घर में रह रहा था। तो मैं अकेला ही था, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि ये
कैसे कोई दे सकता है इतना घर विश्वास से, पहली बार आपको कॉल कर रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें हुई थी। उस घर में किचन में बहुत कुछ चीज़ें बिखरी थी, फिर मैंने बहुत सारा साफ़ किया, किचन साफ़ किया, बर्तन वैसे ही कुछ कुछ पड़े थे साफ़ किए। फिर बाजू वाले से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले उनकी वाइफ गुजर गई, तब से वो थोड़ा सा यहाँ आना कम हुआ है। तो मुझे पता चला कि वो क्यों किचन ऐसे पड़ा है और ये सब। तो मैं आगे की यात्रा के लिए निकल गया। कुछ 6 महीने बाद मुझे एक कॉल आया, तो उनका कॉल था कि अरे तुमने किचन ये सब साफ़ किया, घर साफ़ किया, तो थैंक यू। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे घर को फेस करूंगा जब, लेकिन मैंने घर इतना क्लीन देखा तो मुझे लगा कि मैं वापस अपने घर आ गया। वाह वाह वाह, कितना सुंदर अनुभव है, कितना गजब का अनुभव है। प्रतीक, भाषा की समस्याएं आई एक बात, और दूसरी बात रास्ते खोजने के लिए आपने क्या गूगल मैप्स या इस तरह की किसी तकनीक का सहारा लिया, क्या किया? शुरू में हाँ, गूगल मैप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा इस पूरी यात्रा में। लेकिन जैसे मैंने अपना एक मैप बना लिया था कि मैं पहले यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, फिर मुझे पता चला कि मैं रिजिड बन गया हूँ यात्रा को लेकर। यात्रा मुझे कहीं और ले जाना चाह रही है, लेकिन मैंने तो सोचा कि मुझे यही जाना है। तो जो यात्रा की कैपेसिटी है मुझे कुछ देने की, वो मैं खुल के नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जहाँ रास्ते ले जाएंगे वहाँ चलूँगा। फिर एक गांव में गया, वो लोग बोलते थे अरे इस तरफ जाओ, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, वो कुछ कुछ बनाते हैं। फिर मैं वहाँ जाने लगा। मेरा मैप मैंने छोड़ ही दिया पीछे कि अब मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। तो जो सोच के मैं निकला था कि 14 महीने में मैं घर वापस लौटूंगा, 4 साल बाद मैं घर लौटा। वाह। लेकिन बहुत खुशी के साथ लौटा कि जो ऑफर कर रही थी ये जर्नी मुझे, वो सब मैंने एक्सेप्ट करके ही मैं वापस लौटा हूँ। अच्छा, 2019 की बात आपने की, तो उस बीच में तो कोरोना समय आया होगा। मेरे यात्रा में जितनी भी कठिनाई आप उस समय से गुजरी है, कोरोना था तो उस समय मैं बंगाल में था। ओ, 3 तो महीने वहाँ फंस गए थे। 3 महीने वहाँ के एक परिवार ने मुझे अपने बेटी की तरह संभाला। मैं जब नॉर्थ की तरफ था, कश्मीर की तरफ, तब 370 का पूरा माहौल था, और उस वक्त वहाँ बहुत हलचलें हो रही थी। उस समय मैं वहाँ था। तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो राष्ट्रीयता के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी पूरे देश में, उस समय मैं वही था। तो हर जगह पे बाढ़ ये वो सब हो ही रहा था, लेकिन उस सब से गुजरते हुए मेरी यात्रा आगे चल रही थी। लोग मुझे सहायता कर रहे थे। भाषा का जो आपने कहा, उसके तो इतने अलग अलग किस्से हैं कि अलग अलग भाषाएं, मेरे भाषा में उस शब्द का अर्थ कोई अलग हो, लेकिन उनके भाषा में अलग ही होता है। उसके तो बहुत मजेदार किस्से हैं। कुछ बताइए। तमिलनाडु में ना मैं यात्रा कर रहा था, अय्यनार करके उनका एक दैवत है। तमिलनाडु के लोग अय्यनार का एक ग्राम दैवत है, उसकी पूजा करते हैं। अय्यनार के मंदिर गांव के बाहर होते हैं। अय्यनार को ना लोग श्रद्धा से ना टेराकोटा के घोड़े चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके मंदिर में आपको बहुत सारे हजारों घोड़े दिखेंगे मंदिर में रखे हुए, मानो कोई फौज खड़ी हो, और वो सारे टेराकोटा के मिट्टी के बने हुए घोड़े होते। तो उस मंदिर में शाम को मैं पहुंचा, वहाँ के कुएं में मेरे दिन भर के पसीने के कपड़े धो धा के मैं आराम करने लगा। थोड़ा बहुत साथ में कुछ फल वगैरह लाया था, खा के मैं सो गया। अब रात के 12-1 बजे होंगे, कोई आवाज़ दे के उठा रहा है ऐसे लगा मुझे। तो मैं एकदम डर के उठ गया। तो मेरे चेहरे पे कोई टॉर्च लगा रहा है। तो 2-3 लोग खड़े थे सामने। मैं एकदम डर गया कि अरे यार अब कौन आ गया। तो वो लोग कुछ बोल रहे थे उनके लैंग्वेज में ना, जो समझ में नहीं आ रहा मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मैं एकदम परेशान। तो वो लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं डर रहा था कि चोर है, ऐसे मुझे लगा। तो इस यात्रा में एक तो था कि इतने साल में बाहर हूँ, कभी ना कभी कोई तो चोर आके मुझे कुछ छीन ही लेगा मेरे से। तो मैंने पहले मन की तैयारी की, तो जो है मैं दे दूंगा। तो मुझे लगा कि आज वो दिन आ गया है। थोड़ी देर बाद वो टॉर्च और मेरे चेहरे पे मार रहे हैं, मैं और डर रहा हूँ। पूरा अंधेरा है आजू बाजू में, और वो लोग बोल रहे हैं मनी मनी। मैं बोला अब तो पक्का ये लोग पैसे ही मांग रहे हैं, तो अब खैर नहीं है। और जोर से वो मनी मनी बोल रहे हैं। तो मैं ना सर नीचे करके बैठा रहा, अब जो होगा सो होगा। पैसे तो है नहीं तो कहाँ से दूं मैं अभी। तो वैसे ही बैठा रहा। थोड़ा देर वो लोग कुछ बोले और निकल गए।
लेकिन मैं उनके पीछे गया मंदिर के गेट तक, उनकी बाइक थी, उसका नंबर देख नोट कर लिया, तुरंत मेरे दोस्तों को मैंने मैसेज भेज दिया कि अगर कुछ हो जाता है तो ये नंबर आप याद रखो। तो फिर मैं वापस आके रात भर मैं सो नहीं पाया, मैं वही बैठा रहा कि कभी भी ये लोग वापस आ सकते। तो खैर वो लोग तो आए नहीं, लेकिन पास की ही नदी में वो लोग उतर गए, शायद मछली पकड़ने या ऐसे कुछ गए होंगे। जैसे ही सुबह हुई मैंने तमिल दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ, रात में ये लोग आए और मेरे से पैसे मांग रहे थे, मनी मनी मनी। तो वो वहाँ से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। मैंने बोला क्या हुआ? अरे वो पैसे नहीं मांग रहे थे, वो तुम्हें समय पूछ रहे थे, मनी मने टाइम कितना हुआ है। मैं मैं इतना शॉक में था उस समय कि अब ये हंस रहा है मेरा दोस्त। फिर पता चला कि टाइम इज मनी ये जो है वो कहाँ से आया होगा। तो वो क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह। और कोई अनुभव? एमपी में एक झाबुआ करके एक जिला है, आदिवासी इलाका जी, पूरा आदिवासी इलाका है। और वहाँ पे ना पिठोरा नाम की एक चित्रकला होती है। जी जी जी। वो चित्रकला भित्ति पे वो लोग बनाते हैं, तो वो जानने के लिए मैं वहाँ गया था। वहाँ तो उन लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो लेकिन मैं कोशिश करता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मैं ढूंढ निकालूं जिसको हिंदी आती हो। तो उसको थोड़ा रिक्वेस्ट करके, भाई मेरे साथ चलो, ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे बताओ, तभी तो मैं वो नोट कर पाऊंगा या जान पाऊंगा ना। तो एक ट्रांसलेटर मुझे मिल गया। वो वहाँ पे घर ना बहुत एक दूसरे से दूर दूर है जंगल में। तो एक पहाड़ी क्रॉस करके आप आगे जाओगे तो आगे एक घर मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो और एक घर मिलेगा, इस तरीके से। तो हम ऐसे ही पहाड़ी इलाका, थोड़ा सा जंगल का इलाका घूमते घूमते ऐसे कुछ कुछ घरों में जा रहे थे। तो उस समय पिठोरा का ही त्यौहार चल रहा था। उसमें क्या होता है कि वो लोग रात भर गाने गाते हैं और दीवारों में पेंटिंग करते हैं, और वो उनका एक रिचुअल होता है। मैं एक घर के पास हम जा रहे थे, तो मेरा जो ट्रांसलेटर था वो कुछ दूर पीछे रह गया, वॉशरूम जाना था इसलिए, और मैं आगे घर में चला गया। तो सामने बहुत सारे लोग बैठे थे, वो लोग वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेके कुछ कुछ उनका रिचुअल चल रहा था। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो सब लोग स्तब्ध हो गए कि ये कौन आ गया। तो उनके आंखों में मुझे डर लग रहा था, लेकिन वो कुछ कुछ बात कर रहे थे उनमें, मुझे लग रहा था कि कुछ तो अजीब होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे वो थोड़ा सा डरावना था। और वो लोग मेरे ऊपर झपट मारने ही वाले थे। मेरा जो ट्रांसलेटर था वो पीछे से आ गया और उसने रोक दिया। अब मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसने रोक दिया, उनको रोक दिया, मुझे रोक दिया। और फिर उसने बात की उनसे। उसने बात की, तब जाके उसने मुझे बताया कि इन लोगों को लगा कि तुम किडनी निकालने वाले जो लोग आते हैं वो आए हैं और वो तुम्हें मारने ही वाले थे। अरे बाप रे। तो मैंने सोचा कि बाप रे, कितने बड़े संकट से मैं अभी छुटकारा मिला है। तो उन्होंने उसे समझाया, फिर उन लोगों ने मेरे लिए फिर से सारे गाने गाए, सारे चित्र समझाए, सब फिर से दोहराया मेरे लिए, फिर मुझे खाना पीना खिला के वहाँ से रवाना किया। ये तो बड़ा खतरनाक अनुभव था। तो गांव में बहुत जगहों पे आपको ऐसे पता चलेगा कि अफवाहें ऐसी बहुत है कि बच्चे उठाने वाले आ जाते हैं, किडनी निकाल के बेचने वाले आ जाते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है। तो ये सारे अनुभव भाषा आपको को होते लेके हैं। ऐसे बहुत किस्से हैं। अच्छा, वो आपने एक घटना का जिक्र किया जहां मनी का जिक्र आता है। ये जो पूरी यात्रा है, इसमें मनी का तत्व कैसे संभला? मैं घर से हार्डली कुछ 500-600 रुपये लेके निकला था, कुछ ज़्यादा पैसे थे नहीं पास में। लेकिन एक तो जहाँ भी जा रहा हूँ लोग घर में रहने के लिए जगह दे रहे हैं, घर का खाना खिला रहे हैं, नहीं तो आश्रम में कहीं खाना मिल रहा है। तो बहुत कम ऐसे हुआ कि मुझे पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। और जहाँ भी मैं जा रहा था, घरों से निकलते वक्त जैसे मैं मेरे दादी के पास जाता था, तो वहाँ से निकलते वक्त मेरी दादी मेरे हाथ में कुछ पैसे रखती थी कि बेटा तुम कुछ खा लेना। वैसे इन अनजाने घरों में जो भी दादी दादा हुआ करते थे, जो भी लोग हुआ करते थे, जाते वक्त कुछ पैसे मेरे हाथ में रखते थे गजब। कि तुम्हारी आगे की यात्रा के लिए। तो पहले तो वो है ना कि जो मैंने कहा कि ईगो होता है कि मैं कैसे लूँ पैसे, ये लोग मुझे क्या समझते। लेकिन धीरे धीरे इस यात्रा में वो ईगो भी छूट गया, वो प्यार ज़्यादा ज़रूरी था। वो जो उनका एहसास है ना कि मैं सेफ रहना चाहिए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो एक्सेप्टेंस आ गया। वो एक बार एक गांव में उन लोगों ने ना मुझे गांव में सब लोगों को इकट्ठा करके मुझे बुलाया था कि ये देखो हमारे गांव में आए हैं, इतनी यात्रा करके आए हैं, कुछ मेरे एक्सपीरियंस उन्होंने सुने वगैरह। और फिर निकलने का जब समय आया
तो सारे लोग उन्होंने कहा कि चलो सेल्फी लेते हैं, तो सारे इकट्ठा हो गए। एटलीस्ट 50-60 लोग होंगे। हम ऐसे सेल्फी ले रहे थे फ़ोन ऊपर उठा के, तो सेल्फी लेते वक्त मुझे पता चला किसी ने ना हाथ में कुछ रखा है। तो भीड़ में मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ बट जल्दी से कि क्या है। जब लोग गए तब मैंने मुट्ठी खोल के देखा कि मेरे हाथ में ना 20 रुपए का नोट था। तो मुझे बहुत इमोशनल वो मोमेंट था कि शायद उन्हें लग रहा होगा कि इतने छोटे पैसे मैं कैसे दूं सबके सामने, तो चुपचाप मेरे मुट्ठी में रख के वो जो निकल भी गए। रहेगा निकल गया। लेकिन मुझे वो इतना ज़रूरी लगा, ये 20 रुपए शायद सबसे बड़ी अमाउंट रहेगी इस यात्रा में किसी ने मुझे जो दी थी। वाह वाह, तो ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है भाई। साइकिल के गाने सुन रहे हैं और आपसे किस्सा सुन रहे हैं कला प्रवास नाम की आपकी यात्रा का, जिसमें आपने देश के कोने कोने में कला की खोज में एक यात्रा की जो बहुत ही साहसिक थी और बहुत ही नई थी। क्या आपको लगता है कि इन पूरे अनुभवों को किसी किताब में या किसी विजुअल फॉर्मेट में समेट कर रखना चाहिए? उसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने बहुत अलग अलग तरीके से किया है। पूरे जर्नी में मैंने चित्र बनाए हैं, कहीं रुक के मूर्तियाँ बनाई है, डायरीज बहुत सारी लिखी है, वीडियोस है। अगर कोई आर्ट फॉर्म है तो वो शुरू से कैसे करते हैं आखिर तक उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन किया है। पूरी जर्नी करते वक्त ये बहुत एहसास हो रहा था कि ऐसी कोई एक जगह बन सकती है जहाँ लोग अपने पूरे भारत के आर्ट को जानने के लिए आ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं कि पूरी देश की यात्रा की जाए इन सबको जानने के लिए। ये थॉट मन में बन रहा था कि हमें एक ऐसी स्पेस बनानी है जहाँ लोग आके हमारे भारत की कला को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। तब जाके एक मैंने मेरे और दोस्तों के साथ मिल के हमने ये सपना देखा और आज हम उस राह पे है। मुरबाड में हम एक ऐसी जगह बना रहे हैं। आपने अपना एक फाउंडेशन बनाया है। जी, अर्दियन आर्ट फाउंडेशन नाम से है और वहाँ हम एक आर्ट सेंटर तैयार कर रहे हैं, मुरबाड में है। तो 4 लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। हम वैसे तो 7 लोग हैं, लेकिन बहुत और भी दोस्त लोग, कलाकार लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस यात्रा में, जो हम सब मिलके इस राह पे चल रहे हैं। क्या आपको किसी सरकारी मदद की उम्मीद है या पब्लिक की मदद की उम्मीद है? आप ये किस तरह से करने वाले हैं? अभी तो हम जो भी कर रहे हैं क्राउड फंडिंग के मदद से ही कर रहे हैं। हम एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं जो एक रिसर्च सेंटर हो, दुनिया भर के ज़्यादातर भारत के जो भी फोक आर्ट्स हो उनके ऊपर रिसर्च हो सके, लोगों को वहाँ आके स्टडी कर पाए। आर्टिस्ट लोगों के लिए एक स्पेस हो जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर पाए, एक अल्टरनेटिव आर्ट एजुकेशन की स्पेस हो जहाँ आप गलती कर सकते हो, सीख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसी एक स्पेस हो इस उद्देश्य से। और सबसे ज़रूरी अलग अलग कलाएं एक साथ हो। जैसे चित्रकला महाविद्यालय होता है तो वहाँ चित्रकला ही पढ़ाई जाती है, संगीत विद्यालय में संगीत होता है, लेकिन ऐसी एक जगह हो जहाँ नाटक, संगीत, चित्र, शिल्प सब एक साथ सेलिब्रेट किया जाता हो और गांव वालों के साथ बाहर के लोग मिलजुलने का एक जरिया हो। तो वो एक छोटा आदिवासी गांव है जहां हम ये सब कर रहे हैं। और हम वहाँ आर्ट फेस्टिवल करते हैं। ज़्यादातर आर्ट फेस्टिवल शहरों में होते हैं, एग्जीबिशंस शहरों में, म्यूजियम में, गैलरीज में होते हैं। कला का जन्म गांव में हुआ, वो कला शहर में आई लेकिन अब गांव से दूर चली गई है। तो फिर से हम गांव में वो सारी गतिविधियां करते हैं जहां हम आर्ट को सेलिब्रेट कर पाए, जिसको देखने के लिए अब शहर से लोग वापस हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर सपना है। प्रतीक, आपने साइकिल से जो पूरे देश की यात्रा की, उसमें साइकिल से जुड़ी तकनीकी समस्याएं किस तरह की थी? साइकिल का तो शुरू में मैंने पंक्चर तो बहुत बेसिक होता है कि पंक्चर निकालने के लिए ट्रेनिंग लिया, तो खुद से करना है क्योंकि कहीं भी बीच रास्ते में, जंगल में आपकी साइकिल खराब हो सकती है। तो बेसिक जो है वो मैंने खुद सीख लिया था। लेकिन उसके अलावा भी मेरी साइकिल ऑलरेडी मुझे लगता है कुछ 14,000 किलोमीटर चल चुकी थी और मैंने टायर बदलना होता ये थॉट मुझे था ही नहीं। तो अचानक मैं साइकिल चला रहा हूँ और एक गांव में मेरा साइकिल का टायर फूट गया। हाँ, अरे बाप रे। तो वही रुक गई जर्नी में, वही सब सामान उतार के देख रहा हूँ तो वो टायर थे ना, पतले थे जैसे मैंने कहा, तो वो गांव में कहीं मिलते नहीं थे। तो उसके लिए अब क्या करूँ मैं, वो टायर कहाँ से लाऊं? दूसरे टायर तो उस पे नहीं बैठ सकते। तो एक आदमी बाइक पे जा रहा था तो उसने देखा मैं दिक्कत में हूँ, उसने कुछ सवाल पूछे और बोला कि चलो आप हमारे घर चलो, फिर हम मिलके देखते हैं, कुछ तो करेंगे। तो
उन्होंने मेरी साइकिल उठाई, सामान उठाया और मुझे बाइक पे बिठा के हम उनके घर चले गए। अरे बाप रे। अब 2 दिन वो आदमी उसके बाइक पे लेके मुझे आजू बाजू के सारे शहर घूम रहा है मेरे साथ कि टायर कहाँ मिलेगा। ये तो पतला पतला टायर टायर चाहिए। है, तो टायर मिल ही नहीं रहा था। अब मेरे दिमाग में कि अब कैसे जाएंगे आगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो थे कि आप मेरे घर में रहो, कोई बात नहीं। तो मैं उनके साथ रह रहा था, वो ढूंढ रहे थे कहाँ मिलेगा क्या, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्ट ऑप्शन मुझसे कहा कि मैं ना एक जुगाड़ कर सकता हूँ। उन्होंने तार लेके सुई से टायर सी दिया पूरा, अरे गजब। और एक रबर मेल्ट करके जला के उसके ऊपर चिपका दिया। और मुझे तो डाउट था कि ये कितना चलेगा। उन्होंने कहा नहीं ये चलेगा, तुम देख लेना। देसी जुगाड़ था। और फिर मैंने फिर से सब सामान साइकिल पे लोड करके आगे की यात्रा के लिए चला गया। लेकिन मन में था कि ये कभी भी फूट सकता है। लेकिन 500 किलोमीटर मैं आगे जाके एक बड़े मेट्रो सिटी में पहुंचा, तब तक वो ठीक था। और वहाँ फिर मुझे मेरा टायर मिल गया, मैंने रिप्लेस किया। लेकिन जब रिप्लेस किया तभी भी वो टायर ठीक ही था। मतलब ऐसी भी लोगों ने सहायता की है पूरे जर्नी में, आउट ऑफ द वे जाके बहुत सहायता की है। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह साइकिल की यात्रा पर निकलना चाहे तो उसके लिए आप क्या सुझाव सलाह देना चाहेंगे? तो बहुत सारे ख्याल मन में आएंगे कि इसका ऐसे होगा तो क्या करूँगा, वैसा होगा तो क्या करूँगा, निकलूँ नहीं निकलूँ। मेरे पास उसका एक ही जवाब है कि बस निकल जाओ। हाँ, सोचो मत, बस निकल जाओ। जो कुछ सवाल होंगे उसके जवाब आपको आपकी यात्रा में ही मिलेंगे। बहुत सुंदर। तो उसके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत है? उस तरह की कोई सलाह है आपकी? मैंने जो तैयारी की थी, मैंने मेडिकल बॉक्स साथ में रखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं इसमें से दवाई ले लूँगा। मैंने टेंट साथ में रखा था, बहुत कुछ कपड़े, सामान, बहुत कुछ चीज़ें ली थी। डायरीज ली थी, स्केच बुक लिया था। ये सब लेके मैं जब यात्रा कर रहा था तो शुरू के तो कुछ महीनों में मुझे पता चला कि सामान थोड़ा ज़्यादा है शायद मेरे पास। तो मैंने फिर एक जगह रुक के ना पूरा सामान सामने खोल के रख दिया। फिर सोचा ये ज़रूरी है, हाँ है, रख दो। ये ज़रूरी है, नहीं है, बाजू कर दो। तो कुछ चीज़ें कम होती गई। फिर मैंने आगे जर्नी शुरू किया। अब मैंने सोचा है कि जो ज़रूरी है वही है मेरे पास। मैं आगे जर्नी को निकल गया। फिर कुछ 1001 किलोमीटर जाने के बाद पता चल रहा कि और मेरे पास कुछ ज़्यादा ही सामान है। तो फिर से मैंने सारा सामान खोल दिया। फिर ये ज़रूरी है, नहीं है, छोड़ दो। ऐसे करते करते ये प्रोसेस बहुत बार रिपीट हुई है। और जैसे जैसे जर्नी आगे जा रही थी, जिससे मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा था, वो फिर मुझे लगने लगा कि वाकई ये ज़रूरी है, नहीं है तो नहीं है। तो पता चला कि बहुत कम चीजें है जो जरूरी है। हमें लगता है ये जरूरी है, लेकिन वाकई वो जरूरी है कि नहीं, ये ऐसी जर्नी से पता चलता है। वाह। तो जब मैं आखिरी में लौट रहा था तो बहुत बहुत कम सामान था मेरे पास। वाह वाह। जब आपने अपनी पूरी यात्रा कर ली तो किस तरह की उपलब्धि का एहसास था जहन में जब आप वापस आए? बहुत बड़ा कुछ हासिल किया है ऐसे नहीं था बिल्कुल भी। हालांकि हर वक्त बहुत सारे पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग बीच बीच में मुझे मिलते थे। एक लाइमलाइट में जो होना होता है वो था। लेकिन मुझे ये एहसास बहुत था कि मैं इसलिए नहीं जर्नी कर रहा हूँ। मैं बहुत उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहा हूँ जो वहाँ के जंगलों में, गाँव में छिपी है। और अगर इन चीज़ों में मैं व्यस्त रहूँगा तो शायद वो चीज़ें हाथ से छूटती चली जाएंगी। तो मैंने अवॉइड करना शुरू किया था। रिपोर्टर दिखे या न्यूज़ वाले दिखे तो मैं दूर ही भागता था उन सब से। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैंने जीवन जो जिया है इस पूरे यात्रा में, वो सबसे ज़रूरी मुझे लग रहा था। तो बाकी उपलब्धि वगैरह वैसे कुछ नहीं लगता है अभी। अच्छा, ये पूरी यात्रा हुई, 4 साल का सफ़र हुआ, तरह तरह के अनुभव हुए। क्या अगली यात्रा पर निकलने की कोई योजना है? हाँ है। ये इतना विशाल देश है, मतलब 4 साल भी दिए, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता है कि मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है। तो अभी भी लगता है कि मुझे शायद और यात्रा करनी है और समझना है चीज़ों को। लेकिन ये यात्रा बहुत, हमें लगता है कि बाहरी है, लेकिन ये बहुत अंदरूनी होती है। बिल्कुल। मैं जब निकला था शायद मैं अलग इंसान था, और जो घर लौटा है वो शायद वो अलग इंसान है। बहुत सुंदर बात है। प्रतीक, इस पूरी यात्रा में कुछ कुछ आपने लिखा होगा, दर्ज किया होगा, जैसे कि आपने कहा कि डायरी भी लिखी आपने। तो कुछ ऐसा है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। इस यात्रा में कई बार मैं कविताएं लिखता था, जो भी अनुभव है वो लिखता था।
तो उसी में एक लिखी हुई एक कविता है जिसका नाम है मैं एक यात्री हूँ। वाह, तो ये कविता मैं सुनाना चाहूँगा। जरूर। मैं एक यात्री हूँ जो नरम बिस्तर छोड़ के उत्तर में कहीं ठंडे पहाड़ों में जाता हूँ ताकि खुद के सामर्थ्य को जान सकूँ। मैं एक यात्री हूँ जो धूप में तपते रेगिस्तान में चल रहा हूँ ताकि प्यास का अर्थ जान सकूँ। मैं एक यात्री हूँ जो नदी के साथ चलते चलते सागर तक पहुँच जाता हूँ और लहरों की भाषा ढूंढता हूँ। मैं एक यात्री हूँ जो फैले हुए विशाल मैदानों से घने जंगलों में गुम हो जाता हूँ ताकि खुद को ढूंढ सकूँ। मैं एक यात्री हूँ जो अजंता के रंगों में बुद्ध हो पाता हूँ और नीला आसमान हो जाता हूँ। मैं एक यात्री हूँ जो खजुराहो की अप्सराओं को जीवित पाता हूँ और मंदिरों में कहानी ढूंढता हूँ। मैं एक वो यात्री हूँ जो कहीं दूर दराज के आदिवासी के घरों में उनके चित्रों में जीवन का प्रतिबिंब देखता हूँ। मैं एक वो यात्री हूँ जो लोगों में इंसान और इंडिया में भारत ढूंढता हूँ। मैं एक यात्री हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। प्रतीक, चलते चलते आप कौन सी बात कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जो विविध भारती के जरिए आपको सुन रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं और हो सकता है कि वो भी इसी तरह के किसी एडवेंचर के बारे में सोच रहे हों? मैं कहना चाहूँगा कि हम कई बार कुछ चश्मों से दुनिया को देखते हैं या किसी एक नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, लेकिन जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो जो अलग अलग तरीके से जीवन जीते हैं, अलग अलग तरीक़ों से वही चीज़ें करते हैं जो आप करते आ रहे हो, तो आपको उसकी दूसरी साइड पता चलती है। तो ये पूरे जर्नी में सबसे ज़रूरी अगर मैंने कुछ पाया है तो वो शायद यही है कि मुझे नज़रिया मिला है। चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नज़रिए से ना देखो या मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, सामने वाले जो करते हैं वो गलत है, सही गलत में चीज़ों को ना रखते हुए हम उसको ये मेरे से अलग है इतना ही समझकर अगर एक्सेप्ट कर पाए तो शायद ये दुनिया एक ज़्यादा बेहतर होगी, खूबसूरत प्लेस हो सकती है। आज जितने भी देखो ना, जितने भी झगड़े चल रहे हैं, हेट्रेड है, वॉर है, वो सब इसी चीज़ों को लेकर है कि ये मेरे से अलग है और ये ऐसे क्यों करते हैं। लेकिन उसको एक्सेप्ट कर पाना, जब तक किसी को हार्म नहीं होता है तब तक क्या प्रॉब्लम है, वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। इसी बात के साथ इस बातचीत को यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बातचीत नहीं हुई, हम बहुत लंबी बातचीत फिर कभी करेंगे और आपके बहुत सारे अनुभवों को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सुन रहे थे जाने माने चित्रकार प्रतीक जाधव से यूनुस खान की बातचीत। संपादन एवं प्रस्तुति तेजश्री कांबड़े की। अब आज का रंग बसंती कार्यक्रम समाप्त होता है। रंग बसंती। विविध भारती।